हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट हमने जो बातें की थी वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर ली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो है ना वो आगे चलने लगे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बात चलने लगी है हमारी। और देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। अब हमने जो क्लासिफिकेशन देखनी है वो देखनी है क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अब हम क्या देखने लगे हैं? क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर देखने लगे हैं। बिहेवियर कितनी तरह की हैं? बेसिकली वो चार तरह के हैं। एक क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट कहलाती है। एक क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। एक क्या कहलाती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और एक क्या कहलाती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है। चार तरह की चीजें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है ना? सबसे पहली चीज क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं काम करूं, मैं काम ना करूं, ये खर्चा होता रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जगह रेंट पे ले ली है। अब जगह जब मैंने रेंट पे ले ली है तो रेंट पे लेने के बाद अब मैं उस जगह पे काम करता हूं, मैं उस जगह पे काम नहीं करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो जगह का रेंट देना है। अगर टेनेंट मेरे पास आए, सॉरी टेनेंट, टेनेंट कह रहा हूँ, जो हमारा लैंडलॉर्ड है, वो मेरे पास आए एक महीने बाद मुझे रेंट पे देने के बाद और कहे कि भाई रेंट दो, और मैं आगे से कह दूं केड़ा रेंट, मैंने तो काम ही नहीं किया, कैसी आप अजीब बातें कर रहे हैं। तो उसने कहना है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भाईजान आपने मुझसे जगह रेंट पे ली है, आपने ये नहीं मुझसे कहा कि मैं काम करूंगा तो तुम्हें रेंट दूंगा। भाई तुमने जगह ली है रेंट पे, जो करना है करो, काम करना है करो, नहीं करना ना करो, मुझे तो मेरा रेंट चाहिए। तो उसको तो आपने रेंट हर हालत में पे करना है। इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है हमारा। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्टिविटी बेस्ड नहीं होती, उसका एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कम यूनिट्स बनाऊं, ज्यादा यूनिट्स बनाऊं, यूनिट्स ना बनाऊं, ये खर्चा होना ही होना है। तो जब भी हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट के ग्राफ की, इसकी फिक्स कॉस्ट के ग्राफ की बात करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट के ग्राफ में कोई चेंज नहीं, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया ना बात? तो ये किसका होगा? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होगा। ठीक होगी ना बात? इसका बन जाएगा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। अच्छा, लेकिन अगर मैं यही ग्राफ पर यूनिट पे ले जाऊं, मैं कहूं जी मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाना है, तो फिर क्या होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैं एक जगह का किराया दे रहा हूं 5 लाख रुपए। अब मैं 5 लाख रुपए देकर अगर पूरे महीने में सिर्फ एक यूनिट बनाऊं तो मुझे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 5 लाख पड़ रही है। ठीक है ना? अगर मैं 5 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ कितने यूनिट्स बना के? सिर्फ एक यूनिट बना के, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी मुझे? 5 लाख। मैंने कहा जी मैं 5 लाख रुपए देकर 2 यूनिट बना रहा हूँ, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी मुझे? 2.5 लाख। इसी तरह मैंने कहा अगर मैं 5 लाख यूनिट्स जो है बनाऊं और मैं उसमें 10 यूनिट बनाऊं, तो एक पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी मुझे? 50,000। और अगर मैं 5 लाख रुपए लगाकर 1 लाख यूनिट्स बना लूं, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ जाएगी मुझे? 500 रुपए। तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स में इंक्रीज करता जाऊंगा, कॉस्ट पर यूनिट मेरी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो अगर मेरी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, तो फिर मेरा जो इसका पर यूनिट का ग्राफ आएगा वो फिर कैसा होगा? मैंने कहा उसके अंदर भी क्या आएगा? डिक्लाइन नजर आएगा मुझे। ठीक है ना? लाइक दिस। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ होगा।
जिसके अंदर क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे, मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक होगी ना बात? इसमें कोई मसला, कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर है? एनी वन, एनी क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है फिर? हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट में बात याद रखनी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे खर्चा इसका बढ़ता जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक यूनिट बनाता हूं 100 रुपए का, तो 2 यूनिट कितने के बनेंगे, 200 के। 3 यूनिट कितने बनेंगे, 300 के। चार कितने बनेंगे, 400 के। तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ यूनिट से मैं इंक्रीज कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है। तो इसका ग्राफ फिर कैसा होगा? हमने कहा जी इसका ग्राफ कुछ यूं जाएगा, जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। यहां पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे क्या आ रही होती है, इसकी कॉस्ट आ रही होती है। ठीक होगी बात? लेकिन अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मेरी क्या आएगी, थ्रू आउट सेम ही रहेगी। उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आना ना। एक यूनिट पहले भी 100 का था, बाद में भी 100 का ही है, चाहे जितने मर्जी यूनिट्स बना लो, पर यूनिट कॉस्ट मेरी 100 ही रहनी है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें किसी किस्म के कोई चेंजेस नहीं देखे जाते। ओके हो गई ना बात? तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? चलो, गुड हो गया। आगे चलें। जी बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा 1 यूनिट 100 रुपए का बनता है, तो 2 यूनिट कितने बनेंगे, 200 के। 3 यूनिट 300 के। बेशक 3 यूनिट 300 के बन रहे हैं, लेकिन पर यूनिट तो कॉस्ट अभी भी 100 रुपए ही है ना। जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स बना लूं, कॉस्ट पर यूनिट तो 100 ही रहनी है। क्या उसने चेंज होना है? हर यूनिट का 100 रुपये ऐड होगा। तो क्या पर यूनिट मेरी प्राइस चेंज हुई? हाँ। ठीक होगी बात? चलो, गुड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगली बात के। अगली क्या चीज है मेरे पास, नेक्स्ट चीज है मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगली क्या चीज है मेरे पास, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, मर्जी है, जो मर्जी कह लो। ठीक है। ये क्या होती है? ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है और कुछ हिस्सा फिक्स होता है। कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है और कुछ हिस्सा फिक्स होता है, लाइक दिस। कितना हिस्सा फिक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे रेंट, रेंट मेरा फिक्स है, और आगे जो मैं जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाता जाऊंगा, उतनी मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, इंक्रीज। टोटल कॉस्ट मेरी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो ये मैंने कहा ये लाइन किसकी आ गई, ये टोटल कॉस्ट की आ गई। ये हिस्सा किसका आ गया, ये फिक्स कॉस्ट का आ गया। ये हिस्सा किसका आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट का आ गया। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को कॉस्ट को मिला लो तो क्या बन जाती है मेरी, टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो इसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा, कुछ हिस्सा फिक्स होगा। जो मैं लोगों को सैलरियां दे रहा हूं वो फिक्स है, जो मैं रेंट पे कर रहा हूं वो फिक्स है। लेकिन जो मैं मटेरियल लगा रहा हूं और प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतना ज्यादा मेरा खर्चा होता चला जाएगा। तो वो वेरिएबल पार्ट होगा और एक पार्ट उसका फिक्स होगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बनेगी।
इसमें कोई मसला? नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ये एक और ग्राफ में बनाने लगा हूं। किसका? सेमी वेरिएबल का। ये एक सेमी वेरिएबल का एक और ग्राफ है। इसके ऊपर ना मुझे एक एग्जांपल देनी है तुम लोगों ने। इसमें भी कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है। लेकिन इसमें शर्त क्या लगी हुई है? कुछ यूनिट्स तक खर्चा फिक्स रहेगा। फिर वो जब यूनिट टच कर जाएंगे तो उसके बाद मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। यानी कि कुछ यूनिट्स बनाओगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा खर्चे के ऊपर, लेकिन उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होंगी। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? इस पे मुझे एक एग्जांपल अगर कोई दे सके तो। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने जिधर एक यूनिट भी इस्तेमाल कर लिया तो आपको एक यूनिट के चार्जेस पड़ जाते हैं। वो तो शुरू से चार्जेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए तो ये वाला ग्राफ है। उसके लिए ये वाला ग्राफ है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। और कोई एग्जांपल? हाँ जी भाई, किसी के जहन में कुछ आ रहा हो? इज विद रिक्वायर्ड प्लेस और न्यू रेंट। वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है बेटा। वो सेमी वेरिएबल में नहीं आती। जब आपका रेंट इंक्रीज होता है तो वो फिर, क्योंकि वो वेरिएबल तो फिर भी नहीं होता ना। वो एक सर्टेन अमाउंट होती है जो एकदम इंक्रीज कर जाती है। ओवर टाइम? नहीं। चलो, ओवर टाइम में असल में पिछला हिस्सा भी वेरिएबल ही होता है ना। पिछला भी वेरिएबल होता है और अगला भी वेरिएबल होता है, लेकिन वो वेरिएबल रेट इंक्रीज कर जाता है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल पता कौन सी है? सेल्समैन का कमीशन। आपने एक सेल्समैन हायर किया हुआ है और उसको एक टारगेट दिया हुआ है। आपने कहा, देखो वैसे तो तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये है, लेकिन अगर तुम 100 यूनिट्स से ऊपर बेचने में कामयाब हो गए एक महीने में, जो जितने 100 रुपए से 100 यूनिट्स से ऊपर जितने यूनिट्स बेचोगे ना, हर यूनिट पे तुम्हें 100 रुपए का इनाम मिलेगा, 100 रुपए का बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब पहले 100 यूनिट्स उस वो बेचेगा तो उसको तनख्वाह 30,000 रुपये ही मिलेगी। उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली, वो फिक्स है। लेकिन अगर उसने 100 यूनिट से ज्यादा बेच दिए तो हर यूनिट पे उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? सेमी वेरिएबल की एग्जाम्पल है। ठीक होगी बात? फिर उसके बाद क्या आ गया? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? ये वो वाली बात आ गई जो बात की थी अभी नाजमा ने, कि भाई क्या सिनेरियो है। हम हमारे पास एक जगह रेंट पे है, लेकिन उसी एक सर्टेन कैपेसिटी है। वो एक सर्टेन कैपेसिटी ऑफ यूनिट्स अपने पास क्या रख सकता है? मेंटेन कर सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अचानक से इंक्रीज आएगा। ठीक है, लाइक मैंने कहा मेरे पास एक गोदाम था। उस गोदाम की कैपेसिटी जो थी ना वो 10,000 यूनिट्स रखने की थी। तो 10,000 यूनिट्स तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 10,000 यूनिट टच होंगे और 10,000 एक वा यूनिट मुझे संभालना पड़ेगा, तो फिर मुझे एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो अचानक से मेरी फिक्स कॉस्ट क्या कर जाएगी? जंप कर जाएगी। ठीक है ना? और फिर एक नए जगह मुझे रेंट पे लेनी पड़ेगी एक सर्टेन कैपेसिटी तक। फिर हम मेरी दोबारा क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। और फिर अचानक से क्या आएगा? एक सर्टेन जंप आएगा। ठीक है। अगर वो भी कैपेसिटी पूरी होगी तो फिर मैं एक और गोदाम ले लूंगा किराए पे। और फिर अचानक से दोबारा से मेरी कॉस्ट क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो ये किसकी बात हो रही है? स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। डन। चलो, गुड हो गया। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? चलो, ठीक है। ले जी, फिर आगे चलते हैं। ऐसे इसमें चीजें पहले से फील हुई हुई है। ओहो।
चलो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्टे वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। कहता है द सैलरी ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इज अ फिक्स कॉस्ट। सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है, यस और नो? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। करेक्ट है जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द वेजेस ऑफ डिलीवरी ड्राइवर पेड एट एन आर्ली रेट आर ऑलवेज अ वेरिएबल कॉस्ट। वाई फॉल्स? हसन भाई, वाई? नहीं, वो तो पर आर रेट फिक्स है ना। यानी कि जितने ज्यादा घंटे वो चलाएगा गाड़ी, उतने ज्यादा पैसे बनाएगा। तो वेरिएबल नहीं हो गई? नहीं, तो वो बात भी किसकी कर रहा है? ऑलवेज। क्योंकि उसको वेजेस दिए जा रहे हैं, वो भी किस पे? आर्ली रेट पे। तो कोई गारंटी मिनिमम की तो बात हुई नहीं। ठीक है ना, उसने कहा द वेजेस, हमेशा याद रखो सैलरी नहीं है ये, वेजेस हैं। द वेजेस ऑफ अ डिलीवरी ड्राइवर पेड एट एन आर्ली रेट। हम आर्ली रेट पर उसको पे कर रहे हैं वेजेस। तो भाई आर्ली रेट पे हो रहा है तो नहीं नहीं, वो तो मैक्स होता है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी दिन, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं, जब वेजेस की बात हो रही है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। दिहाड़ीदार मजदूर जैसे है। ठीक है, अब वो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। काम नहीं कर लेगा तो फिर नहीं मिलेंगे, वरना वो तो फिर फिक्स हो जाती ना, हम कहते थे हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी पे होगी। वो सैलरी पे होगी तो फिर कहानी खत्म है। फिर हम बहस नहीं करते। फिर हम कहते हैं हाँ ये फिक्स है। जब उसने वेजेस की बात कर दी, वेजेस जो है वो वेरिएबल होती हैं, पहली चीज। वो सैलरी फिक्स होती है। दूसरा, उसने खुद कह दिया कि आर्ली रेट पे मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब है जितने घंटे वो गाड़ी चलाएगा उतने घंटों के पैसे मिलेंगे, नहीं चलाएगा तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की कहानी तो हमेशा फिर वेरिएबल रहेगी। हाँ, अगर सिर्फ लिखता कि ड्राइवर को जो हम पैसे पे करते हैं वो हमेशा वेरिएबल होते हैं, इतनी बड़ी कहानी मुझे ना सुनाता, फिर मैं कहता नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अभी ये बात करेक्ट है इस जुमले के अंदर। ये वाली बात क्लियर? इसमें कोई मसला? हम्म। कौन सी वाली बेटा, मेरी लास्ट स्टेटमेंट या इसकी लास्ट स्टेटमेंट? अच्छा, मैंने कहा बेटा देखिए, अब फॉर एग्जांपल उसने ये लिखा होता कि ड्राइवर को जो आप पेमेंट करते हो, वो वेजिस का जिक्र ना करता, वाली रेट का जिक्र ना करता। वो सिर्फ कहता कि आप डिलीवरी ड्राइवर को जो पेमेंट करते हो वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फिर मैं कहता इनकरेक्ट है, क्योंकि उसको मैं वेरिएबल भी पे कर सकता हूँ, उसको मैं फिक्स भी पे कर सकता हूँ। तो तब मैं कहता कि ये जुमला जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या आ गया? द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर अ रेस्टोरेंट इज यूजुअली वेरिएबल। हाँ जी, बाकी भी बताएं। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। जो जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा खर्चा होगा, तो वेरिएबल हो गया। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपने एलिमेंट भी सीख लिए, फंक्शन भी सीख लिए, नेचर भी सीख लिया और बिहेवियर भी सीख लिया। अब आपने हर एक के नजरिए से बताना है। वुडन शीट, वुडन शीट का एलिमेंट क्या है? मैंने कहा जी वुडन शीट का एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट हमने तीन पढ़े थे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल अभी बातें नहीं करनी, अभी सिर्फ मटेरियल। एलिमेंट में कभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बात नहीं होगी, ये याद रखनी है बात। सिर्फ मटेरियल। एलिमेंट इज जस्ट अ मटेरियल और जस्ट अ लेबर और जस्ट एन एक्सपेंस। डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसके बाद की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, मटेरियल है। फंक्शन इसका क्या है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन? वेरी गुड, प्रोडक्शन है।
नेचर इसकी क्या है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? अब जवाब आया, बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है। ओके, बिहेवियर इसका क्या है? व्हाट इज द बिहेवियर? वेरिएबल है, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। नहीं जी, सैलरी पे आते हैं। सैलरी ऑफ स्टोर कीपर। एलिमेंट। एलिमेंट इसका लेबर है। बिल्कुल ठीक है। आमना बेटा लेबर है स्टोर कीपर। नौकरी करता है आपके पास। ठीक है। आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी के बदले आप पैसे दे रहे हो। फंक्शन क्या है इसका? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन? हाँ जी, बाकी भी बताएं। आ, प्रोडक्शन है बेटा। मैंने शायद कल एक चीज लिखवाई थी कि जब भी स्टोर का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो स्टोर का मतलब है हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल जो होता है वो फैक्ट्री की कॉस्ट में आता है। जब वेयर हाउस की बात होगी तब फिनिश गुड्स की बात होगी, वो नॉन प्रोडक्शन में जाएगा। तो अभी ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है। ओके होगी बात? कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो। नेचर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बिहेवियर क्या है? बिल्कुल ठीक है, फिक्स है। फिक्स्ड आ जाएगा। अच्छा जी, नेल या ग्लू? एलिमेंट क्या है? हमने कहा जी एलिमेंट है मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है? हमने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन है। नेचर क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है या स्टेप फिक्स्ड है? बिल्कुल ठीक है, ये वेरिएबल है। हेड ऑफिस का रेंट? एलिमेंट? एलिमेंट ये एक्सपेंस है। ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, गुड। और नेचर क्या है, डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। बिहेवियर इसका क्या है? बिहेवियर इसका फिक्स है। फिर क्या आ गया? सैलरी ऑफ प्रोडक्शन वर्कर? एलिमेंट? लेबर है। फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है। नेचर क्या है? नेचर इसकी इनडायरेक्ट है। अब सवाल आया सर ये इनडायरेक्ट क्यों हो गया, कैसे? भाईजान, सैलरी है और सैलरी हमेशा फिक्स कॉस्ट होती है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकती। हम्म। हम्म। हाय, कैसे हो सारे, ठीक हो? ओके हो ना? नेक्स्ट। नेल और ग्लू की नेचर इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि वो एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है। आपने ग्लू लगाई, कितने की लगाई है बताओ? एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो? हमने डायरेक्ट कॉस्ट की दो शर्तें लगाई थी। हमने कहा था एक तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल होनी चाहिए। तो बताओ कितने की ग्लू लगाई है, नहीं बता सकते। ठीक है, तो वो इसलिए इनडायरेक्ट में चला गया। बिहेवियर की तरफ आ जाओ। हाँ जी, बिहेवियर।
बिहेवियर फिक्स है। ओहो, ये तो हाईलाइटर चल पड़ा। हाँ बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो बातें। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? कहता है रवि क्लासिफा, अच्छा आपने क्या बताना है? रिविजिटिंग रवि क्वालिटी बेकरी डिटरमन वेदर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज ट्रू और फॉल्स। बताना है ट्रू है या फॉल्स है। रवि क्लासिफाइज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स to local cafes as distribution cost. And this is example of classifying cost by business function. क्या ये फंक्शन बिजनेस फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। ट्रू है, वेरी गुड। ट्रू आ गया। सेकंड, Rabi analysis argues main product cost between the ingredients used and the wages of employees working in the bakery. अच्छा, this is an example of classification cost by behavior. हाँ जी, क्या ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर है? नहीं। गुड, ये फॉल्स है। क्योंकि बिहेवियर में तो क्या आ रहा था? फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो उसमें तो इस तरह से बातें होती थी, स्टेप फिक्स्ड। तो ये तो पता नहीं कैसी बातें कर रहा है यहाँ पे। लास्ट, रवि हैज ऑथराइज द ऑफिस मैनेजर टू परचेज ऑफिस सप्लाईज। ऑथराइज किया कि हाँ भाई ऑफिस सप्लाईज करे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू रन द ऑफिस। रवि रिव्यूज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मंथली एंड आस्किंग the office manager to justify the expenditures. This is an example of cost by function। जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की एग्जांपल है, ट्रू या फॉल्स? अच्छा जी, बाकी भी बोलो यार। अच्छा खासा बोल रहे थे, सारे चुप हो गए हो। हाँ बोला करो, मुझे पता लगे तुम लोग जिंदा हो। मैं जिंदा कौमों को पढ़ा रहा हूँ। है, अपनी जिंदा होने की निशानियां देते रहा करो। अभी भी सिर्फ दो ही लोगों ने जवाब दिया है, बाकी भी जवाब दे दें। का क्यों जिंदा हो कि नहीं हो? हम्म, ठीक है जी, ट्रू है, वेरी गुड। ले जी, यहाँ तक कहानी हमारी क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, अब हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अब किसकी बातें होने लगी हैं? अच्छा जी, अब हम किसकी बात करने लगे हैं? जरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम और डिटेल में देखने लगे हैं। किसको? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ी और डिटेल में देखने लगे हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? हमने कहा जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट थी जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स था और कुछ हिस्सा वेरिएबल था। कुछ हिस्सा फिक्स था और कुछ हिस्सा वेरिएबल था, लेकिन कितना हिस्सा फिक्स था, कितना हिस्सा वेरिएबल था, ये कैसे पता लगे? तो हमने कहा जी इसके लिए हमने कहा इसको अलग अलग करने का तरीका क्या है हमारे पास।
हाइलो मेथड। इसको अलग अलग करने का तरीका क्या है मेरे पास? हाइलो मेथड। हाइलो मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये आया कि किसी भी डाटा को वो मुंह से तो नहीं बोलेगा कि वो फिक्स है, वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है, या स्टेप फिक्स है। वो मुंह से कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद आइडिया लगाना है कि ये कौन सा तरीका है। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा? अब उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब यहां पे क्या दिए हुए हैं उसने? ये वाली एग्जांपल देखनी है। उसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं। 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट 50,000। 7,000 यूनिट्स की कॉस्ट 50,000। 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? 50,000 है। तो मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? ये कौन सी वाली कॉस्ट आ रही है? बताओ। हाँ भाई, ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, कौन सी है? हाँ, गुड। देखो, एक चीज, 5,000 यूनिट्स में भी खर्चा क्या आ रहा है? 50,000। 7,000 यूनिट्स पे बनाने पे भी खर्चा क्या आ रहा है? 50,000। 10,000 यूनिट्स बनाने पे भी खर्चा क्या आ रहा है? 50,000। तो फिक्स हुई ना ये कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रही। इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज मौजूद नहीं है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। सिर्फ यूनिट्स ही बढ़े हैं, कॉस्ट नहीं बढ़ी। ओके होगी बात। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है। ये मुझे बतानी है, ये कौन सी कॉस्ट है? 5,000 के ऊपर खर्चा हो रहा है 35,000। 7,000 यूनिट्स बनाने पे खर्चा कितना हो रहा है? 49,000। और 10,000 यूनिट्स बनाने पे खर्चा क्या हो रहा है? 70,000। तो मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? वेरी गुड, ये वेरिएबल कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक बात की। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाली एग्जांपल आ गई। इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है? कहता जी 5,000 यूनिट्स का खर्चा है 35,000। 7,000 यूनिट्स का खर्चा है 45,000। और 10,000 यूनिट्स का खर्चा है 60,000। अब बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? तेज हो गया। ये कैसे पता लगा सेमी वेरिएबल है? चलो, आंसर तो तुमने बता दिया। मुझे आइडिया और है कैसे बता दिया। है कैसे सेमी वेरिएबल, पता कैसे चला? देखो, एक चीज याद रखना। आपने हमेशा क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेनी है। अगर तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाए सेम, जैसे कि इसके अंदर आ रही थी। 5,000 यूनिट्स का खर्चा था 35, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 7। 7,000 यूनिट्स का खर्चा था 49, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? 7। 10,000 यूनिट्स का खर्चा क्या था? 70,000, कॉस्ट पर यूनिट आ गई क्या? 7। तो जब कॉस्ट पर यूनिट 7 ही आ रही है, वो 7 ही आ रही है, तो चेंज तो नहीं हो रही। वो वेरिएबल है, क्योंकि हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे जब कॉस्ट पर यूनिट निकालने गए तो यहां पे चेंजेस आना शुरू हो गई। पहली दफा 7 रुपए पर यूनिट आ रही थी, दूसरी दफा 6.42 पे चली गई, अगली बार 6 रुपए पर यूनिट पे कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल नहीं है। ये क्या है फिर? सेमी वेरिएबल है, जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। और ये जो कुछ हिस्सा फिक्स और कुछ हिस्सा वेरिएबल है, इनको अलग अलग किसकी मदद से किया जाएगा? हाइलो मेथड की तरफ से इसको किया जाएगा। ठीक है। अब हाइलो मेथड लगाना किस रहा है? इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट वाहिद ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर वो खुद मुंह से बता देगा कि भाई ये स्टेप फिक्स है। ठीक है। उसके लिए आप डाटा को देख के नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है।
बाकियों को डाटा को देख के भी आइडेंटिफाई किया किया जा सकता है। स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है वो डाटा को देख के आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसको उसके लिए मुंह से बताना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आओ। अब हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कैसे करना है, उसके लिए होंगे तीन स्टेप्स। पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढना। यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं, जो आपके पास वेरियस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जो लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितने मौजूद हैं डाटा के अंदर। तो हाईएस्ट एक्टिविटी ढूंढेंगे और लोएस्ट एक्टिविटी ढूंढेंगे। ठीक है, और हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढने के बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने जाएंगे। पहला काम कर लिया, सबसे ज्यादा यूनिट्स कितने हैं वो ढूंढ लिए, सबसे कम यूनिट्स कितने बन रहे हैं वो ढूंढ लिए। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या है? वो है जी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। ऊपर उन यूनिट्स की कॉस्ट होगी और नीचे उनके यूनिट्स होंगे। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे और आपस में इन चीजों को डिवाइड कर देंगे, तो वहां पे मेरे पास क्या निकल आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड होगी। फिर तीसरा काम क्या करना है? फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, क्योंकि यही दो चीजें जो कांस्टेंट होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट होती है, और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इन टोटल कांस्टेंट रहती है। तो उसका टोटल में कोई चेंज नहीं आता, और वेरिएबल का पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता। तो अगला काम क्या करना है हमने? फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का क्या तरीका है? हमने कहा जी हम क्या करेंगे, वही दो एक्टिविटी लेवल जो मैंने सवाल में इस्तेमाल किए, कौन से? हाईएस्ट और लोएस्ट, इन दोनों में से कोई एक हिस्सा उठाएंगे। ठीक है, और उसको इस फॉर्मूला पे फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था जी टोटल कॉस्ट दो चीजों पे मुश्तमिल है, वेरिएबल और फिक्स। तो मुझे अब निकालनी है फिक्स। तो फिक्स के लिए मैं क्या करूं? टोटल कॉस्ट में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, तो पीछे क्या रह जाएगी? फिक्स कॉस्ट रह जाएगी। तो इस तरह मेरा क्या फाइंड हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट भी फाइंड हो जाएगी। तो अब दो चीजें फाइंड हो गई क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे ही ये दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी, आप क्या कर सकते हो? आप अपनी इक्वेशन बना सकते हो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। वो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर ये m क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, और c क्या है? फिक्स कॉस्ट, यानी कि कांस्टेंट। तो इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट जो है वो इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। ओके हो गई ना बात? इसमें कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलें फिर। आगे चलते हैं। ये कुछ लिखे हुए इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स, ये लिख लेने हैं। वाई को टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, एम को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बोला जाता है, स्लोप है, ग्रेडियंट है, रेट ऑफ चेंज है। एक्स को नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, सी को फिक्स कॉस्ट भी है, कांस्टेंट भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है। तो इनको डिफरेंट नामों से बुलाया जा सकता है। ओके हो गई बात? ले जी, अब आते हैं हम सवालों के ऊपर। हेलो जी, सारा कुछ गायब करते हैं, दोबारा सवाल करते हैं। ले जी, सवाल नंबर 11।
कहता है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन 2007 इफ द आउटपुट इज 58 यूनिट्स। कहता है 58 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन इसकी। इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज्यादा यूनिट्स आप कितने बना रहे हो, हमने कहा जी 55। सबसे कम यूनिट्स कितने बना रहे हो, 25। मिल गया। अब अगला काम क्या करना था, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी थी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी है, 1050, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट, इसकी है 750, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है, 55, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है, 25। तो बताएं जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 10 पर यूनिट। ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना था, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, हमने कहा जी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट इन दोनों में से किसी की भी उठा लो, या तो 25 यूनिट्स वाली उठा लो, या तो 55 यूनिट्स वाली उठा लो। हमने कहा हमने 55 वाली उठा ली, कितनी थी, 1050, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कहा टोटल कैसे निकलेगा, पर यूनिट मुझे पता है कितना खर्चा है, पर यूनिट खर्चा कितना है, 10 रुपए। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे ये खर्चा आया है, 55 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 55। तो बताओ जी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 500। ठीक हो गया। अब क्या बन गई मेरी इक्वेशन, इक्वेशन मेरी तैयार हो गई फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए। वो क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m क्या था यहाँ पे, हमने कहा जी y इज इक्वल टू m था मेरे पास 10। तो मैंने कहा जी 10x प्लस 500। तो हमने इक्वेशन तैयार कर लिया। मुझे कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, मुझे तो सवाल में 58 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा था। तो इसी इक्वेशन में मैं x की जगह 58 पुट कर दूंगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 58 प्लस 500, तो कितना खर्चा आएगा टोटल, 1080। तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। कोई मसला, कोई सवाल, कहानी क्लियर है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ठीक हो गया। और होमवर्क मुझे क्या करना है, आपने सबमिट करना है। डन हो गई बात। बल्कि क्वेश्चन 14 भी होमवर्क किए भाई। 12, 13, 14 है, 15 भी है। या अल्लाह बहुत सारे होमवर्क आ गए यार ये तो। 15 तक होमवर्क है भाई। ओके होगी बात। तुमने क्या कहा, हाँ, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 में कह रहा है, हाँ बेटा आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। उसने इक्वेशन खुद दी हुई है, y इज इक्वल टू 5000 प्लस 30x। तो बताओ जी इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट कितनी है, बताओ, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट।
वेरी गुड। 5,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? गुड। 30 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट्स की कितनी है? वेरी गुड। नहीं क्या हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 6,000। गुड यार। टोटल कॉस्ट फॉर 300 यूनिट्स कितनी है? नहीं हसन भाई, यहाँ पे धोखा खा गए, 300 यूनिट्स हैं, 200 नहीं है। आपने 200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बता दी है। वेरी गुड। 14,000। क्या बात है। गुड। इसमें कोई मसला, कोई सवाल? चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कंसीडर द लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 1682 प्लस 15x। द लाइन वुड क्रॉस द y एक्सिस एट द पॉइंट। हाँ जी। किस पॉइंट पे y एक्सिस से क्या करेगा? कट करेगा। यानी कि इन शॉर्ट वो पूछ रहा है y इंटरसेप्ट। वेरी गुड। 1682। ग्रेडियंट कितना है? वेरी गुड। 15 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसके अंदर? इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ओके हो गई बात। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? चले जी, ठीक हो गया। नहीं जी, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है? कहता है जी, हाइलो मेथड तो लगाएंगे लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कौन सा ट्विस्ट है जी? फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल के बाद। अच्छा जी, एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल के बाद उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। कैसी चेंजेस आ रही हैं? देखते हैं। अच्छा, हमने कहा जी, सवाल पढ़ा हमने। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स की मुझे क्या बतानी है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। तो हमने कहा ठीक है, बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है हमें। वो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ रही है? जुमला पढ़ते हैं उसके लिए। उसने कहा भाई, देखें, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटी लेवल्स। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है। कहता है जी, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग। यार ये क्यों तंग कर रहा है? हेलो। हाँ ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा भाई, कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट थ्री एक्टिविटी लेवल्स। कहते हैं तीन एक्टिविटी लेवल्स पे उसने टोटल कॉस्ट दे रखी है, कितनी कितनी आपकी खर्च होती है। तो हमने कहा जी हाँ जी, कितनी कितनी खर्च होती है। कहता है जी, 4,000 यूनिट्स बनाओ तो 40,600 का खर्चा है, 6,000 बनाओ तो 50,000 का खर्चा है, और 7,500 यूनिट्स बनाओ तो 54,800 का खर्चा है। कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी लेवल रेंज। कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही है,
इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज आने वाला नहीं है। एंड देर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5500। कहता है जब आपका एक्टिविटी लेवल 5500 से इंक्रीज करता है तो आपकी फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाती है। कहता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5000 यूनिट्स। अच्छा जी, इसका मतलब है हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है। हमने कहा ठीक है। कितने एक्टिविटी लेवल दिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। कितने एक्टिविटी लेवल उसने मुझे दिए? 4000, 6000 और 7500। ये लो जी बनाते हैं। 4000, 6000 और 7500। लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट कब चेंज होती है? वो 5500 यूनिट्स के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे कहीं करके 5500 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं 5500 यूनिट्स के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट में 10% का इजाफा होता है। तो पहले वाली फिक्स कॉस्ट को मैं क्या कह दूं फिर? मैंने कहा जी ये जो पहली वाली मेरी फिक्स कॉस्ट है ना, इसको आप ऐसे कंसिडर कर लें कि ये मेरी 100% कॉस्ट है। ठीक है, तो पहले आपकी कॉस्ट क्या थी? 100%। फिर उसके अंदर क्या हो गया? 10% का इजाफा हो गया, तो आगे फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 110% हो गई। अब आपको इसके पे क्या लगाना है? हाइलो मेथड, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और उसके अंदर भी स्टेप फिक्स कॉस्ट आ रही है। उनका ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल इन दिस क्वेश्चन? हमने कहा जी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जो होगा वो है 7500 यूनिट्स। ठीक है, और जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है वो क्या कंसीडर करेंगे? बताएं। व्हाट इज द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल इन द क्वेश्चन? वैसे तो 4000 था, लेकिन गुड गुड इफरा बेटा 6000 यूनिट्स लेंगे। क्यों? रीजन क्या है? हमने हाइलो मेथड में हमेशा दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम हो। अगर मैं 7500 उठाऊं और 4000 उठाऊं तो फिक्स कॉस्ट यहां पे सेम नहीं है, क्योंकि एक में फिक्स कॉस्ट 110% है और एक में सिर्फ 100% है। तो वहां पे फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है, तो इसलिए हम उसको पिक नहीं कर सकते। ठीक होगी ना बात? तो इसलिए मैंने क्या कहा, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या होगा? 7500। और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या होगा मेरे पास? 6000। अब मैंने क्या निकालनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट क्या थी? हमने कहा जी 54,000 एंड नहीं 54,800 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट क्या है? 50,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7500 माइनस 6000। तो बता दें जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 3.2 पर यूनिट। ठीक हो गई बात। अब मैंने इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी लेवल उठाना है, या तो 7500 वाला या 6000 वाला। मैंने कहा यार मैं 6000 वाला उठा लेता हूँ। मुझे अब क्या निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी? 50,000 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट से? 6000। तो बताओ जी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? फिक्स कॉस्ट आ रही है मेरे पास 30,800। ठीक होगी बात? अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई और फिक्स कॉस्ट भी आ गई, तो मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली। वो कितनी है? m कितना आया? 3.2। नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे नहीं पता, प्लस कितना? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000।
800। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये इक्वेशन किन यूनिट्स के लिए करामत होगी, क्योंकि मैंने डाटा इसमें कौन सा उठाया है, 5500 के बाद वाला या 5500 से पहले वाला। मैंने कहा जी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल दोनों वाली बाद वाली है, तो ये किन यूनिट्स के लिए करामत है, आफ्टर 5500 यूनिट्स के लिए। ठीक है ना। तो उनके बाद के लिए ये करामद है, उनसे पहले वालों के लिए ये करामद नहीं है। मैं कहा ठीक है। तो मुझे तो कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, मुझे तो 5000 की करनी थी। इसका मतलब है ये इक्वेशन तो मेरे किसी काम की है ही नहीं। मुझे तो किन यूनिट्स की इक्वेशन चाहिए, 5500 से पहले की। तो मैंने एक रूल सीखा था, वो क्या सीखा था कि मैंने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो थ्रू आउट सेम ही रहेगी। तो वो तो वैसी की वैसी रहनी है, 3.2x। प्लस फिक्स कॉस्ट में चेंज आया था। फिक्स कॉस्ट कितनी दिखा रहा है वो, 30,800। मैंने कहा ठीक है, 30,800 दिखा रहा है। तो ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाद वाला है ना। तो 30,800 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, तो इसको डिवाइड करेंगे 110 पे। और चाहिए क्या मुझे, बिफोर वाली थी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 28,000। तो फिक्स कॉस्ट पहली वाली मेरी क्या है, 28,000 है। तो 28,000 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी किन यूनिट्स के लिए, ये मिल जाएगी बिफोर 5500 यूनिट्स के लिए, ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी। ठीक होगी बात। तो मुझे तो बिफोर 55 वाली इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5000। मुझे तो 5000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने कहा जी y इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस 28,000। तो टोटल कितनी आ जाएगी, 44,000 मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल। चलें जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 तुम लोगों का होमवर्क है, ये भी होमवर्क कर दिया। ठीक है। अब आ जाओ किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्या कर रहा है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 20 में कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स। इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है। चलो कहानी सुनते हैं इसकी भी। कह रहे टोटल कॉस्ट अंडर ड्यूरिंग 2018 आर एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। एक्टिविटी लेवल दिया है उसने 200, 300, 400। टोटल कॉस्ट दी हुई है 7,000, 8,000 और 8,800। ठीक है। व्हेन द आउटपुट इज ओवर 350 यूनिट्स, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल बाय 10% फॉर द ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यू टू बल्क डिस्काउंट ऑफर बाय सप्लायर। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हमें बेसिकली 500 यूनिट्स की। कर लेते हैं। कितने एक्टिविटी लेवल दिए हुए, 3। क्वेश्चन नंबर 20, कौन कौन से एक्टिविटी लेवल दिए हुए भाई, उन्होंने कहा जी 200, 300 और 400। और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है आफ्टर 350 यूनिट्स, ऐसे ही है। हाँ, 350 यूनिट्स के बाद वो खर्चा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
तो उससे पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 100%। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह गई, 90%। अब मुझे हाइलोमीटर लगाना है। मैंने कहा जी व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, बताएं जी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है इस सवाल के अंदर। वेरी गुड इफ्रा बेटा। नहीं नहीं नाजमा बेटा, 350 की टोटल कॉस्ट मेरे पास गिवन नहीं है। कॉस्ट किसकी गिवन है, वो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाना है, क्योंकि 400 नहीं है। हाँ बिल्कुल, 400 को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं थी। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल यहाँ पे बनेगी 300 यूनिट्स। और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या बनेगा यहाँ पे, 200 यूनिट्स। और आप क्या निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। हमने कहा हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल आया 300, तो उसकी है 8,000। तो हमने कहा जी 8,000 माइनस 7,000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200। तो बताएं जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 10 पर यूनिट। फिर हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमने इन दोनों से कोई एक एक्टिविटी लेवल उठाया, टोटल कॉस्ट है 8,000 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 10। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 5,000 आ रही है। तो हमने कहा इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इज इक्वल टू 10x प्लस 5,000। इसमें कोई मसला, लेकिन ये किन यूनिट्स के लिए इक्वेशन है, ये इक्वेशन है क्योंकि मेरी दोनों वैल्यूज जो है वो 350 से नीचे वाली हैं। तो ये बिलो 350 यूनिट्स के लिए जो है ये इक्वेशन कारआमद है। ठीक होगी बात। अच्छा, मुझे कितने यूनिट्स का खर्चा चाहिए था, मैंने कैलकुलेट करनी थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट। तो ये तो बिलो 350 के लिए जाता है, इसका मतलब अबव 350 के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसमें उसने क्या कहा, फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट पहले ही 5,000 थी, अभी 5,000 है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से रिड्यूस कर गई है। इसका मतलब अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह गई, 90% रह गई है। तो 10 का 90% कितना आएगा, करो कैलकुलेट। तो वो आएगा 9। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 9x। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, ये किन के लिए यूज होगी, अबव 350 यूनिट्स के लिए। और मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मैंने कहा जी मुझे 500 यूनिट्स की कॉस्ट को क्या करना है, सॉरी ऊपर वाली। हाँ, मुझे 500 यूनिट्स की कॉस्ट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमने कहा ठीक है, इस इक्वेशन में जाएंगे और पुट कर देंगे, 9 इंटू 500 प्लस 5,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,500। हाँ जी, इसमें कोई मसला, कोई सवाल। चलो गुड हो गया। क्वेश्चन 21 भी आपका होमवर्क है। ठीक होगी बात। हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब, मेरे सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर शुरू करने लगे हैं। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ने से पहले कुछ मुझे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा, एक चीज ध्यान में रखने से पहले, हमारे बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के मेनली। या तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस होता है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, या आपका सर्विस बिजनेस होता है। ठीक है। हमने ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, इसके अंदर मेनली फोकस किसकी तरफ करना है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने यूनिट्स खुद बनाती है। सर्विस की तरफ भी नहीं इतना होना इसका ध्यान, ट्रेडिंग की तरफ भी इसका इतना ध्यान नहीं होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक होगी ना बात? तो हमने क्या कहना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसके अंदर हम खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और आगे बेच देते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा। हमने कहा जी, ओके हो गया। तो अब हम किसके बारे में बात करें बेसिकली? कहता है जी कुछ चीजें जानना जरूरी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मटेरियल कैसे मूव करता है, और कौन कौन लोगों की कौन कौन सी जिम्मेदारियां मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कई सारी जिम्मेदारियां हम एक बंदे पे नहीं डालते। क्योंकि जब कई सारी जिम्मेदारियां एक बंदे पे डाल देंगे, तो या तो दो काम होते हैं इसके, नुकसान है। या तो फ्रॉड फ्रॉड बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, या इतनी सारी जिम्मेदारियों के नीचे वो इतनी बुरी तरह दबता है कि कोई ना कोई गलती करता ही रहता है। तो हमेशा हमने क्या करनी है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करेंगे तो क्या होगा? मटेरियल संभालने वाला कोई और होगा, मटेरियल खरीदने वाला कोई और होगा, मटेरियल जो है आगे गुड्स, फिनिश गुड्स बनाने वाला कोई और होगा उन मटेरियल को यूज करके। तो उसके लिए एक साइकिल समझना पड़ेगा हमें। वो क्या है? एक थोड़ा छोटा सा साइकिल समझते हैं। हमने कहा जी, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमने कहा हमारे पास एक कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। अब जब भी उसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की, वो क्या करेगा? वो रॉ मटेरियल मांगेगा किससे? वो रॉ मटेरियल मांगेगा स्टोर से। स्टोर को कहेगा, स्टोर भाई मुझे मटेरियल की जरूरत है, मुझे मटेरियल दे दो। तो स्टोर के पास अगर मटेरियल पड़ा होगा तो वो दे देगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो फिर वो कह देगा कि मैं खरीद के मंगवा के ला देता हूं, अभी मेरे पास खत्म हुआ हुआ है। तो जो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर से रॉ मटेरियल मांगता है, उसको बोलते हैं मटेरियल रेक्विजिशन नोट। क्या बोलते हैं उसे? मटेरियल रेक्विजिशन नोट। जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमको यूनिट्स दे दो। स्टोर वाले क्या करेगा? स्टोर वाला कहेगा अच्छा मेरे पास पड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा या खत्म होने वाला है, मुझे नजर आ रहा है मेरे पास चीज खत्म होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुद नहीं खरीदने चला जाऊंगा। स्टोर डिपार्टमेंट खुद नहीं खरीदता चीजें, स्टोर डिपार्टमेंट से संभालता है चीजें। तो स्टोर डिपार्टमेंट जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, और परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा परचेज वाले भाई मुझे यूनिट्स खरीद के ला दे। तो वो जो रिक्वेस्ट होगी ना, उसको क्या बोलेंगे? परचेज रेक्विजिशन। ठीक है ना? स्टोर डिपार्टमेंट परचेज रेक्विजिशन भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई मुझे इतनी इस क्वालिटी की चीज इतनी तादाद में इतने टाइम में खरीद के ला दो। क्योंकि भाई मेरे पास तो यूनिट्स खत्म होने वाले हैं, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो मैं आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ नहीं दे पाऊंगा, और जब मैं उसको कुछ नहीं दे पाऊंगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुक गई तो क्या होगा? मैं प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा।
जो मार्केट डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो जब मार्केट डिमांड को पूरा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल सही कहा, कंपनी बढ़ जाएगी, कस्टमर मेरे से लूज हो जाएगा, कस्टमर मेरे से बागी हो जाएगा, कस्टमर मुझे गालियां निकालना शुरू कर देगा, कस्टमर आगे दूसरे कस्टमर्स को भी रोकेगा, इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तो फारिग आदमी है, इसके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं होता। तो पूरा निजाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हम टाइमली क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा कि भाई मुझे चीजें खरीद के ला दो और इतने वक्त में ला के देना, इससे ज्यादा देर ना करना। अगर तो परचेज डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, अगर तो वो किसी रेगुलर सप्लायर से ऑलरेडी खरीद रहा था, तब तो रोला नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं खरीद रहा था, फिर मसला है। अगर तो वो एक ही सप्लायर उससे खरीद रहा है तो बच जाएगा, उसके बाद ऑर्डर कर देगा, उसे कहेगा भाई ये परचेज ऑर्डर है, इतनी चीजें मुझे, इतनी ये क्वालिटी ये क्वांटिटी जो है इतने टाइम में इस प्राइस पे मुझे भी दे दो। लेकिन अगर आपने सप्लायर चेंज करना है, आप पिछले सप्लायर से तंग हो, या आप पहली बारी किसी सप्लायर से चीज मांगने लगे हो, तो फिर आप क्या करोगे, कोटेशंस मांगोगे। किससे? डिफरेंट सप्लायर से। आप हर सप्लाई, जितने आपके पास सप्लायर्स ऑप्शन मौजूद होंगे, आप हर सप्लायर को क्या कहोगे, भाई मुझे ये क्वांटिटी ये क्वालिटी इस टाइम तक चाहिए, बताओ तुम कितने की मुझे दोगे। हर कोई अपनी अपनी कोटेशंस दे देगा, और उन कोटेशंस को मैं इवेल्युएट करूंगा, और उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगेगा उसको मैं ऑर्डर कर दूंगा, उसको मैं क्या दे दूंगा, परचेज ऑर्डर दे दूंगा। ठीक होगी बात। अब हम दो तीन फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको मैं मद्देनजर रख सकता हूँ परचेज ऑर्डर करते हुए, सप्लायर चूज करते हुए। अगर तो मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर जो सबसे सस्ते वाला सप्लायर होगा ना, उसको चूज कर लूंगा। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हुई, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, तो फिर इन टाइम जो सबसे सस्ता दे रहा होगा फिर मैं उसको चूज करूंगा, चाहे फिर मुझे उसके लिए ज्यादा पैसे क्यों ना पे करने पड़े, क्योंकि मुझे तो चीजें चाहिए इस टाइम, मुझे चीजों से मतलब है। ठीक है ना। तो हो सकता है एक बंदा आपको ज्यादा प्राइस कोट करे लेकिन वो कम टाइम में आपको डिलीवर कर दे, तो वो टाइम आपके लिए फिजिबल बन जाएगा, तो उस सूरत में फिर आप वो पैसा खर्च करने को रेडी रहोगे। आपको खैर है, कोई नुकसान हो रहा है होने दो, लेकिन इस टाइम कस्टमर मेरा लूज मुझसे नहीं होना चाहिए। ओके हो गई बात। तो इस बेस पे मैं बेस्ट सप्लायर को चूज करके उसको क्या दे दूंगा, परचेज ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है। अब जो मैं परचेज ऑर्डर दूंगा ना, उसकी कई सारी कॉपीज होंगी। एक परचेज डिपार्टमेंट के अपने पास रहेगी कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, एक सप्लायर के पास कॉपी चली जाएगी कि भाई तुम्हें ऑर्डर दे दिया है, एक स्टोर डिपार्टमेंट के पास कॉपी जाएगी कि जो तुमने मंगवाया था उसका मैंने ऑर्डर कर दिया है, और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास इसकी ऑर्डर कॉपी जाएगी कि भाई रेडी रहे, मैंने इतने का ऑर्डर कर दिया है, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे टाइमली पे कर देना। तो बेसिकली परचेज ऑर्डर की कितनी कॉपी होंगी, चार। ठीक है। अब उसमें से मैंने, वो सप्लायर ने क्या किया, जब सप्लायर का ऑर्डर मिल गया, सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर को तैयार करेगा, तैयार करने के बाद वो गुड्स को डिलीवर कर देगा। जब वो डिलीवर करेगा आपको, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स डिलीवरी नोट। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स डिलीवरी नोट। अच्छा, गुड डिलीवरी नोट सप्लायर भेजेगा किसको, स्टोर को, कि हाँ भाई क्या सीन है। उसने कहा हाँ जी, तुम्हें चीजें रिसीव हो गई, तो वो कहेगा हाँ जी। उसने कहा मैंने डिलीवर कर दी है, स्टोर के पास पहुंच गई, स्टोर वाले ने चेक किया किसको, गुड डिलीवरी, जब गुड्स आई तो उसने गुड्स को अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया, क्योंकि परचेज ऑर्डर की एक कॉपी रखी हुई थी ना उसके पास। तो उसने चेक किया, हाँ भाई जो चीज ऑर्डर की थी वही आई है, उसी क्वालिटी में आई है, उसी क्वांटिटी में आई है,
जब वो सारा कुछ ओके कर लेगा तो वो कहेगा हाँ जी, वो एक्नॉलेज कर देगा। किस फॉर्म में? गुड रिसीव नोट के फॉर्म में। वो गुड रिसीव नोट भेजेगा सप्लायर को और उसको एक्नॉलेज करेगा, हाँ भाई, जो चीजें तुमने भेजी थी, जिस तादाद में भेजी थी, वो मुझ तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है ना? तो उसके भी कुछ जो है वो क्या होते हैं, कॉपीज होती हैं। एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाती है कि भाई हाँ जी ये चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं। एक सप्लायर को जाती है कि हाँ भाई मुझ तक चीज़ें पहुंच गई हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट को आएगी, हाँ भाई चीज़ें मुझ तक पहुंच गई हैं, पैसों की पेमेंट आप देख लो, टाइमली कर देना, ज़्यादा देर ना करना। और परचेज डिपार्टमेंट को ये तसल्ली हो जाएगी कि जो चीज़ परचेज करने को कही गई थी वो परचेज हो चुकी है। तो ये एक पूरा साइकिल है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? क्लियर? चलो, अब ये ना छोटी छोटी सी अंग्रेजी है, ये पढ़ लेना। ठीक है? इसमें से दो चीजें नहीं है, वो क्या है? मटेरियल रिटर्न नोट और मटेरियल ट्रांसफर नोट। ये मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है, इसको समझ लो सिर्फ। आप इशू करते हो मटेरियल किसको? आप मटेरियल इशू करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन वालों को आपका रॉ मटेरियल पसंद नहीं आता, तो वो क्या कर देगा, आपको वापस कर देगा। तो वो जो चीज वापस करेगा ना, ठीक है ना, उसको मैंने क्या कहना है, मटेरियल रिटर्न नोट। तो मटेरियल रिटर्न नोट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशू करता है और वो स्टोर डिपार्टमेंट को मिलता है। ठीक है? और एक होती है मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है कि भाई मैंने, मेरा प्रोडक्ट जो होता है ना, कई दफा वो एक प्रोसेस से होके नहीं गुजरता बल्कि कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। तो एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का क्या बन सकता है, इनपुट बन सकता है। ठीक है ना? तो जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को हम चीजें ट्रांसफर करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल ट्रांसफर नोट। ओके, हो गई बात? हाँ, स्टोर को भी वापस कर, स्टोर को भी ट्रांसफर किया जा सकता था फॉर द टाइम बीइंग, कि भाई स्टोर को ट्रांसफर कर दिया, भाई तुम संभालो, मेरे पास संभालने की कैपेसिटी नहीं है। तो जब वो अगला अगले के पास जो है वो ज़रूरत होगी तो तुमसे मांग लेगा, तो उसको फौरन ये रॉ मटेरियल क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ये आमतौर पे तब होता है जब आपके पास कोई बोटल नेक रिसोर्स हो, कोई चीज़ रुकावट कर रही हो और आपके फ्लो को तोड़ रही हो। तो फिर आप क्या करते हो, आप संभालने के काबिल तो हो नहीं यूनिट्स, तो फिर आप किसी की जिम्मे लगा देते हो कि भाई ये संभाल ले। ठीक होगी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारा फैक्ट्री है। फैक्ट्री में आमतौर पे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट या स्टोर का डिपार्टमेंट होता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना? तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, फैक्ट्री के बाहर अगर हम जाएं तो हेड ऑफिस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास? हमने कहा जी, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक होगी ना बात? तो ये सारे कहाँ बैठे हुए हैं, हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं? हमें अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी पड़ेंगी कि व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ मटेरियल। अच्छा, जितनी भी मूवमेंट है मटेरियल की वो सारी की सारी मैंने कहाँ रिकॉर्ड करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। जितनी भी मूवमेंट है, जितने भी यूनिट्स आएंगे मटेरियल के, जितने भी यूनिट्स मेरे पास से जाएंगे, वो तमाम यूनिट्स हमने कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। वो क्या?
अब मुझे देखना यह है कि मटेरियल जो है वो किस तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा, जब मटेरियल खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? हमने कहा मटेरियल खरीदने पे एंट्री पास होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। ठीक है। फिर इसके आगे होंगे दो हिस्से। या तो ये डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज होगा या ये इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज होगा। अगर तो ये डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज हुआ तो फिर डायरेक्ट मटेरियल सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो हमने कहा जी फिर वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं जाता ये। फिर ये किसके अंदर जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर जाता है। ठीक हो गई ना बात? तो फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर जब वर्क इन प्रोग्रेस से आगे किधर जाएगा? जब चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये फिनिश गुड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? फिनिश गुड डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसके अंदर? फिनिश गुड्स के अंदर। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो अब इनडायरेक्ट मटेरियल भी एट दी एंड किसका हिस्सा बनेगा? प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा ना। तो फिर मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट को फिर हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने ओवरहेड जो डेबिट किए थे, ट्रांसफर करने के लिए क्या करूंगा? उनको क्रेडिट कर दूंगा और वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और फिर जब चीज बिक जाएगी तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब फिनिश्ड गुड्स जितनी हैं वो सारी किसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो चुकी हैं। ठीक होगी बात? इसमें बताओ किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? ये वाली सब कहानी सबको क्लियर है? बाकी भी बताया करो यार। चले, ठीक हो गया। गुड हो गया। तो यही कहानी है वो सुना रहा है कि अगर डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज किया तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट किधर जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। फिर वर्क इन प्रोग्रेस से वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश गुड्स में। लेकिन यही अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज करूं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट पहले प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा और फिर वो फिनिश गुड्स में जाएगा। तो यानी कि एक स्टेप कह लो, इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे कोई चीज इस्तेमाल होती है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा होगा। ओके होगी बात? अच्छा, लेकिन अब सवाल आया। वो क्या सवाल आया? ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ये किसके अंदर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल जो होगा सीधा सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो किधर जाएगा मेरा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। और प्रोडक्शन ओवरहेड बाद में वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहे होंगे। तो सारी की वही स्टोरी जो हमने पीछे बयान की है ये इसने अलग अलग स्टेजेस में मुझे बता रखी है। ठीक होगी ना बात? ओके हो गया? तो ये एक बार पढ़ लेना है आप लोगों ने। अच्छा, अगर पढ़ लो, जब पढ़ोगे ना ये सारी रीडिंग करोगे तो रीडिंग करने के बाद कोई भी चीज पूछने वाली होगी तो मुझसे आप लोगों ने पूछ लेनी है। ठीक है? लेकिन पहले ये पर सारा रीड करना, यही स्टोरी है जो मैं आपको सुना चुका हूं। ओके होगी बात? अच्छा, अब इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के बेसिकली दो मेथड हैं। कौन कौन से? हमने कहा जी एक पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पीरियोडिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है और परपेचुअल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो हमने कहा पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा? पीरियोडिक सिस्टम में हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड।
फिजिकली जाएंगे, जाके इन्वेंट्री को क्या कर लिया करेंगे, काउंट कर लिया करेंगे, और जितनी इन्वेंट्री हमारे सामने नजर आएगी हम उसी को क्या मान लेंगे, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लिया करेंगे। ठीक होगी बात। लेकिन अब इसमें जब फिजिकल काउंटिंग करने जाएंगे तो फिजिकल काउंटिंग में एक मसला आएगा। वो क्या मसला आएगा? वो मसला ये आएगा कि भाई हमारे सामने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आई हमने तो उसी सच मान लिया। ठीक है ना? हम उसको क्या मान गए? हम उसको सच मान गए। हमने कहा कि भाई जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फिजिकल काउंट में काउंट कर ली है, यही मेरी एक्चुअल इन्वेंट्री है। क्योंकि रिकॉर्ड्स तो इसके अंदर मेंटेन बाय द टाइम हो नहीं रहे थे कि जब चीज आ रही है तब रिकॉर्ड हो रही है, जब चीज जा रही है तब रिकॉर्ड हो रही है। ये परपेचुअल सिस्टम नहीं है। वो परपेचुअल सिस्टम होता है जिसमें जब कोई यूनिट्स आते हैं तब रिकॉर्ड होते हैं, जब कोई यूनिट्स जाते हैं तब रिकॉर्ड होते हैं। ठीक हो गई ना बात? लेकिन पीरियोडिक में ऐसे नहीं होता। पीरियोडिक में बस चीजें आती हैं और हम इस्तेमाल करते चले जाते हैं। हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते कि कितनी चीजें उसके अंदर इस्तेमाल हो गई। अब उसका ड्रॉबैक क्या आता है? उसका ड्रॉबैक ये आता है कि जो फिजिकल काउंट में मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री पर दिखाई दे रही है उसमें हो सकता है कोई फ्रॉड हो, कोई एरर हो सकता है कि कुछ उसने यूनिट्स खुद ही चोरी कर ली हो स्टोर वाले ने। तो स्टोर वाले ने अगर खुद ही चोरी कर लिए यूनिट्स तो फिर हमें तो नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो है ही नहीं। हम तो बस स्टोर में यूनिट्स रखे हुए हैं, जिसका दिल जो करता है जब मर्जी उठा के ले जाता है। कोई हिसाब किताब है ही नहीं, कितने यूनिट्स गए कितने यूनिट्स आए, क्या हिसाब है, कैसे चल रहा है, कुछ नहीं पता। हाँ, परचेज ऑर्डर से या परचेज इनवॉइस से मुझे ये जरूर पता लग जाएगा खरीद के कितने लेकर आया था। लेकिन इस्तेमाल कितने हुए ये मुझे नहीं पता लग सकता। ये मैं प्योरली डिपेंड कर रहा हूँ फिजिकल काउंट पे। तो जो फिजिकल काउंट ने कह देना है मैंने कहना है जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। हम्म, असल में सेल इनवॉइस नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो सेल नहीं होता ना। रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन वाला उठा के लेके जा रहा है। तो वो तो प्रोडक्शन वाला आएगा उठा के ले जाएगा अपनी मर्जी से, जितने मर्जी यूनिट्स को हिसाब किताब देना ही नहीं है किसी को। तो इसलिए जब आप पीरियोडिक सिस्टम यूज करते हो तो फिर वहां पे आपको मसला आता है, क्योंकि आपने तो पीरियड एंड पे क्या की है, एक ही सिर्फ कैलकुलेशन की है मैंने। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके बैठा हूं। तो उस बेस पे जब आप चीजें करने जाओगे तो फिर आपको बाद में क्या होगा, मसला होगा। आप कभी उसके अंदर फ्रॉड नहीं पकड़ सकते, चोरी नहीं पकड़ सकते। तो ये आपको प्रॉब्लम जरूर फेस करने पड़ेंगे अगर आप फिजिकल काउंटिंग नहीं कर रहे। यार पीरियोडिक सिस्टम अब जरा कम हो गया है। अगर प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो प्रैक्टिकली पीरियोडिक सिस्टम नहीं चलता अब। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, पीरियोडिक सिस्टम पे ही बनती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम जितना काम करते हैं, ठीक है, वो पीरियोडिक सिस्टम पे ही कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज अभी तक पीरियोडिक सिस्टम पे चल रही है, हालांकि लोग परपेचुअल सिस्टम पर आ चुके हुए हैं। जाहिर सी बात है, अब तो हिसाब किताब मुझे हर वक्त रखना है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुके हुए हैं। तुम लोगों को इस चक्कर में नया सब्जेक्ट आ चुका है डीएसआर का, जिसके अंदर हम बताते हैं चीजें कि क्या हो रहा है वहां पे। वहां पे सब क्या हो गया, आईटी बेस्ड हो चुका हुआ है। ठीक है, हर चीज एआई के सुपुर्द कर दी हुई है हमने। ठीक है, हम नए नए क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम्स बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। कोई चीज़ आ रही है तब रिकॉर्ड हो गई, कोई चीज़ जा रही है तो रिकॉर्ड हो रही है। एक एक चीज़ आईओटी डिवाइसेज हैं, वो क्या कर रही हैं, एक एक पल की आपको खबर दे रही हैं। तो अब जरा इसका, लेकिन स्टिल किताब हमने तो किताबी बातें पढ़नी है ना फिलहाल। तो किताबी बातें तो यही हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट चल रहा है साहब। तो मैं तुम्हें ये किताबी नॉलेज दे रहा हूं फिलहाल कि पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में फर्क क्या है। ठीक होगी ना बात? यहां तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? हाँ जी भाई, बाकी भी बताओ। तो हमने क्या कहा, पीरियोडिक सिस्टम क्या करेगा, पीरियड एंड पे जाके फिजिकल काउंटिंग किया करेगा। और परपेचुअल सिस्टम जो है वो क्या किया करेगा, जब चीज आएगी तब रिकॉर्ड करेगा, जब चीज जाएगी तब रिकॉर्ड करेगा। ये साथ साथ सारी रिकॉर्डिंग करता चला जाएगा। तो जब अप टू डेट रिकॉर्डिंग रहती है इसके अंदर, परपेचुअल सिस्टम में क्या है, फिजिकल काउंटिंग है और चांस ऑफ फ्रॉड एंड एरर है।
परपेचुअल सिस्टम में क्या है, अप टू डेट रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो अप टू डेट रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, जब मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट। और जब फिर जो मटेरियल होगा वो एज अ डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा, तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वही मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल तौर पे इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और फिर अगर मटेरियल ट्रांसफर होगा, नहीं मटेरियल सॉरी रिटर्न होगा किधर से, प्रोडक्शन से, तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे, फिर मेरा मटेरियल दोबारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन से मटेरियल मेरे पास वापस आ गया। तो जब मटेरियल मेरे पास वापस आएगा तो मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा, तो मटेरियल डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम चीज सप्लायर को वापस कर दें तो फिर ऑब्वियसली बात है, जो उनको मैंने पे करना था वो अब नहीं करूंगा, तो पेबल डेबिट हो जाएंगे और मटेरियल भी कम हो जाएगा तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मेरा कोई मटेरियल हो गया लॉस, राइट ऑफ हो गया, तो फिर मैं वो लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कोई मसला, कोई सवाल, यहां तक आनी ओके। चलें, ये उसका एक टी काउंट है उसी वाले से, ठीक है, उसी वाले से टी काउंट बना हुआ है कि अगर मेरा इन्वेंट्री में इंक्रीज आता है, जिस भी रीजन की वजह से इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज होगी डेबिट हो जाएगी टी काउंट के अंदर, और जिस भी रीजन की वजह से मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी टी काउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है, डेबिट। इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, जब भी कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पे आएगा, जब भी मैं कोई परचेज करके लेकर आऊंगा तो डेबिट साइड पे आएगा। स्टोर से चीज वापस आएगी तो भी मेरा मटेरियल इंक्रीज होगा तो भी डेबिट साइड पे आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करूंगा तो कम हो जाएगी, सप्लायर को वापस करूंगा तो भी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के तौर पे यूज करूंगा तो भी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, और अगर मेरा लॉस हो गया तो भी मेरी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो टी अकाउंट में किसी किस्म का कोई मसला, गुड हो गया। अच्छा जी, अब ना कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं हम इससे रिलेटेड। परपेचुअल इन्वेंट्री के बारे में बात कर ली हमने। परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है, साथ साथ रिकॉर्डिंग करना, जब कोई चीज आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, जब कोई चीज आएगी तो तब रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग क्या था कि पीरियड एंड पे हम जाके क्या करेंगे, इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट कर लिया करेंगे। ये तो दो पुरानी बातें हो गई। अब आई नई बात, क्या, कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग। ये कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग क्या है, ये आम तौर पे क्या होता है जब आप डिफरेंट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हो, ठीक है ना। आपकी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, ठीक है, तो शिफ्ट लगी हुई है 8-8 घंटे की, हर 8 घंटे बाद एक नई शिफ्ट का बंदा आ जाता है। अब मैंने कहा जी पहली शिफ्ट का बंदा जब जा रहा था, अब जैसे बचा 24 घंटे तो कोई नहीं बैठने वाला, तो मैंने कहा जी वो जब जा रहा था ना तो जो नया शिफ्ट इंचार्ज आया ना, उसको वो इन्वेंट्री गिनवा कर उसको साइन करवा कर फिर गया कि भाई मैं तुम्हारे हवाले इतनी इन्वेंट्री करके जा रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारे वाले करके जा रहा हूँ, आगे का हिसाब तुम्हारा है। फिर वो एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, और फिर वो उस इन्वेंट्री को संभालेगा। फिर जब दूसरे बंदे की शिफ्ट खत्म होगी तो दूसरा बंदा भी जाते वक्त तीसरे वाले बंदे को क्या कराएगा, काउंटिंग कराएगा और उससे साइन कराएगा कि भाई मैं तुम्हारे वाले इतनी इन्वेंट्री करके जा रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, जिसमें रोटेशनल बेस पे हम क्या करते रहते हैं, स्टॉक टेकिंग करते रहते हैं। ठीक होगी ना बात। फिर क्या आ गया, स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक क्या होता है, जो बहुत स्लो स्पीड पे बिकता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में, आराम आराम से बिकेगा तो टाइम लगेगा उसके अंदर।
तो जब एक कोई प्रोडक्ट टाइम लेता है सेल होने में तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लो मूविंग स्टॉक है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कहें यार रोल्स रॉयस की गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनकी इन्वेंट्री इतनी तेजी से नहीं बिकती, उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा तादाद में नहीं बिकती, तो उनके जो गाड़ियां होती हैं वो स्लो मूविंग स्टॉक में कंसीडर की जाएंगी। फिर क्या आ गया? ऑब्सलीट स्टॉक। ऑब्सलीट स्टॉक क्या होता है? ऐसी इन्वेंट्री जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हो, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो चुका हो, ठीक है, या हमें अब रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे किसी काम का वो नहीं रहा, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो मैं उसको क्या कहूंगा? ये ऑब्सलीट स्टॉक है, बेकार स्टॉक है मेरे लिए। ठीक होगी ना बात? यहां तक अभी तक कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन, एनी क्वेश्चन? चलो, गुड है। चलिए, अब अगली क्या कहानी आ गई? स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है? स्टोर लेजर कार्ड में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। रिसीट्स। अच्छा, स्टोर लेजर कार्ड एक फुल फ्लेज कार्ड है जिसमें क्या है? आराम से बात करो तो, क्वांटिटी, रेट, उसकी अमाउंट, ये तीनों डिटेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है ना? हमने क्या कहा? ये तीनों डिटेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, क्वांटिटी भी, उसका रेट भी, और उसकी अमाउंट भी। लेकिन अगर मैं कहूं बिन कार्ड्स, बिन कार्ड्स में ये तीनों डिटेल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी है। मतलब स्टोर लेजर कार्ड में तो भाई तीनों, क्वांटिटी रेट अमाउंट, कोई चीज आएगी तो उसका क्वांटिटी रेट अमाउंट होगा, कोई चीज जाएगी तो उसका क्वांटिटी रेट अमाउंट, सारी चीजें गिवन होती हैं। लेकिन बिन कार्ड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का हिसाब रखा जाता है, कितने यूनिट्स आए, कितने यूनिट्स चले गए, फिर कितने यूनिट्स आए, फिर कितने यूनिट्स चले गए। तो ये सिर्फ यूनिट्स का हिसाब रखेगा, ये हिसाब नहीं रखेगा कि वो कितने के यूनिट से, टोटल अमाउंट कितनी बनती थी, इस किस्म का उसने कोई हिसाब नहीं रखना है। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? चले। अच्छा जी, अब हम अगली बात करने लगे, वो क्या? इन्वेंट्री के अंदर डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि वो फर्क किस वजह से आता है, क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जब आप फिजिकल स्टॉक टेकिंग करें, ठीक है, तो आपके रिकॉर्ड्स और आपकी फिजिकल स्टॉक टेकिंग आपस में मैच नहीं करेगी? क्या वजूहात हो सकती हैं? ठीक है ना? तो देर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आपका, हो सकता है जो आपने हिसाब किताब रखा हुआ है अपने अकाउंट्स में, उसका क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का कुछ और हो, और जब आप उसको फिजिकली स्टॉक टेकिंग करें, फिजिकली जाके उसको चेक करें, तो उसका टोटल कुछ और आ रहा हो। ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की, क्या रीजन हो सकती है? पहली रीजन कहता था क्वांटिटी ऑफ गुड डिलीवर्ड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट शोन ऑन द डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में जितने यूनिट्स लिखे हुए थे असल में तो उतने यूनिट्स आए ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो खराब हो गया। मैंने तो यूनिट्स किसी और तादाद में मंगवाए थे, आ किसी और तादाद में गए। तो इसका कंट्रोल क्या है? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हमने कहा जी ऑल इन्वेंट्री शुड बी काउंटेड एज इट इज रिसीव्ड एंड साइंड ऑफ। जैसे ही चीजें हैं उनको अन्य ना जाके रख दो स्टोर में, पहले उनको काउंट करो, काउंट करके मैच करो। ठीक है ना? तो मैच करके फिर उनको अपने स्टोर के अंदर जाके संभाला जाए।
ठीक है, और क्या रीजन हो सकती है? कहता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इशू टू प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द रिकॉर्ड्स। अगर मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई इन्वेंट्री इशू की है, तो हो सकता है मैंने कुछ और लिखा हो, भेजा कुछ और यूनिट्स हो, तो फिर भी जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है नंबर ऑफ यूनिट्स की, वो कभी भी मैच नहीं करती है। प्रोडक्शन को तो केयरफुल काउंट करना है, और फिर उसको साइन करके आगे भेजना है कि हाँ भाई इतने यूनिट्स जो हैं हमने आगे भेजे हैं। ठीक हो गई ना बात? फिर प्रोडक्शन रिटर्न एक्सेस इन्वेंट्री विदाउट एनी रिकॉर्ड बीइंग मेड इन द सिस्टम। अब प्रोडक्शन वाले को हो सकता है मेरी इन्वेंट्री पसंद नहीं है, खराब निकल रही, या हो सकता है उसके पास ना टाइम ही ना बचा, उसने चीज वापस कर दी। उसने चीज वापस की और आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। तो जब आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे किसी चीज की, ठीक है, तो फिर मसला होगा। फिर आपका आपका बैलेंस जो आपके पास आ रहा है और जो उधर का बैलेंस है, ठीक है, वो आपस में कंपनी का बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा होगा। मेरे पास यूनिट्स कुछ और आ रहे होंगे, रियलिटी में यूनिट्स कुछ और होंगे। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉय क्या कर रहा हो, उसकी चोरियां कर रहा हो, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाए। ये ना देखें कि भाई जो बना रहा है, हर बंदे को एसेस नहीं होनी चाहिए हर जगह की। हर एक को क्या दें, एक लिमिटेड वे में एसेस दी जाए। ठीक है, उससे ज्यादा एसेस नहीं देनी, ताकि कोई भी आके उसको चोरी ना कर सके। ठीक है ना? तो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन आके उन चीजों को देख सकें और इस्तेमाल के लिए लेकर वहां से जा सकें। ठीक है। और फिर क्या आ गया, इन्वेंटरी इज डैमेज और ऑब्सोलीट एंड थ्रोन अवे विदाउट एनी रिकॉर्ड बीइंग मेड। अब वो चीज खराब हो गई थी, आपने उसको फेंक दिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। ओके होगी बात? कोई मसला? क्लियर है कहानी? ठीक हो गया। अब ये नोट्स जो है ना सारे पढ़ लेने हैं तुमने एक बार, ठीक है? ये अंग्रेजी है सारी, पढ़ लेनी है, थ्योरी है सारी। वैसे तो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके इसमें थ्योरी आती है ना, वो बहुत ज्यादा आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से 10 नंबर की टेस्ट कर लेता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कर ले तो 15 नंबर की थ्योरी है। वो भी बड़ा कोई रेयर केस निकलेगा जिसके अंदर 15 नंबर की थ्योरी वो टेस्ट करेगा। वरना ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल पेपर है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा टेस्ट होता है। ठीक है ना? तो इस चीज का आप लोगों ने क्या रखना है, ख्याल रखना है, और उसी हिसाब से आपने अपनी क्या करनी है, बेसिकली वर्किंग करनी है। डन हो गई बात? ठीक हो गया। बाकी भाई फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।